अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, इलेक्शन इस्लाहात हर कोई मांगता था, लेकिन जब हुकूमत करने जा रही है तो कोई उसके साथ खड़ा नज़र नहीं आ रहा। अब इसकी वजह क्या ये है कि जो हुकूमत की इस्लाहाती पैकेज में चीज़ें हैं वो सबके लिए काबिल कबूल नहीं है, या फिर इसकी वजह यह है कि कोई करना ही नहीं चाहता। इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया है, अपोजिशन भी रिजेक्ट कर चुकी है, और भी कोई खातिर खा आवाज़ सामने नज़र नहीं आ रही है। जो मुख्तलिफ इदारे वॉच करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं इंतखाबात को, उनकी जानिब से भी कोई ज़्यादा सपोर्टिव समझ नहीं आ रहा है कि कोई स्टेटमेंट सामने आया हो। तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत इस मामले में बिल्कुल अकेली खड़ी है, लेकिन अकेली ज़रूर है, अटल भी है और अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं। हत्ता कि ECP से मामला अब काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। वज़रा जो हैं वो बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब खूब शोला बयानी कर रहे हैं, और दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने भी वज़रा को नोटिस जारी कर दिए हैं। तो अब ये मामला बहुत बढ़ चुका है। लेकिन क्या ऐसे सारे माहौल में ये इलेक्शन इस्लाहात हो पाएंगे या नहीं? क्योंकि अब जो असम्बली का इजलास होगा उसमें जाहिर है कि ये बिल पेश किया जाएगा, तो फिर क्या बनेगा इस बिल का, क्या मुस्तकबिल होगा? अगर पास हो भी गया अक्सरियती बुनियाद पर, तो क्या इसे अदालत में चैलेंज किया जाएगा? क्या वाकई इलेक्शन कमीशन को नज़रअंदाज करके हुकूमत ये काम कर सकती है? इस तरह से जुड़े बहुत सारे सवाल जिन पर आज सबसे पहले गुफ्तगू होगी। गुफ्तगू पर जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको सुनवाना चाह रही हूँ फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें इलेक्शन कमीशन के बारे में उन्होंने क्या कहा, वो सुन लीजिए। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे थे, पहले वो सुन लीजिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो इस वक्त ऐसे मालूम होता है कि वो अपोजिशन की जुबान बोल रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो जो रिफॉर्म्स, जो इस्लाहात हुकूमत लाना चाहती है उसके वो किसी मकसद के तहत उसके मुखालिफ हैं। तो ये आपने सुना फवाद चौधरी साहब को, जो कि सीधे एलिगेशन कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। दूसरी जानिब शिबली फराज साहब का भी कहना है कि जो एतराज़ात उठाए गए वो इंतहाई नामुनासिब थे और बगैर देखे ही ये एतराज़ात उठाए गए। उनका क्या कहना था वो भी सुनिए। इसका कोई ताल्लुक नहीं है उस मशीन से, क्योंकि उन्होंने ये तकलीफ ही नहीं की कि वो उस मशीन को देख सकें और उसमें देखें कि जो पॉइंट्स वो मेंशन कर रहे हैं वो आया उसको जो अभी प्रेजेंट जो कॉन्सेप्ट प्रोटोटाइप में दिए हुए उसको वो हल करती है या नहीं। तो ये जनाब अब सूरत हाल है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी आप जानते हैं। तो अब मामला किस करवट बैठेगा, इस पर बात करेंगे। और आज ख़ास तौर पर हमारे शो में हमें ज्वाइन किया है सरबराह फाफिन जनाब सरवर बारी साहब, जो कि एक गैर सरकारी तंजीम है, इलेक्शन से जुड़े मामलात को देखती है और इस पर अपनी रिपोर्ट भी देती है कि इलेक्शन कैसे हुए और किस तरह के नहीं हुए। काफ़ी ऑथेंटिक इनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो मानी जाती है। शुक्रिया आपका बारी साहब, आपने आज ख़ास तौर पर हमें टाइम दिया। और आज सबसे पहले आप ही से बात का आगाज़ करूँगी। भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ने तहफ़्फ़ुज़ात दिए हैं ख़ास तौर पर EVM को लेकर के, और बाकी पैकेज पे भी मैं आती हूँ, लेकिन पहले EVM के बारे में आपको लगता है कि वो जायज़ हैं, या जैसे कि अभी शिबली फराज साहब को आपने सुना वो तो कह रहे हैं कि बिल्कुल नाजायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ऐसी इलेक्शन कमीशन की बेसिकली अपने ऊपर ही एक चार्जशीट? देखिए, कुछ तो जो उनके एतराज़ात हैं वो जेन्युइन हैं और कुछ एतराज़ात, बल्कि बहुत सारे एतराज़ात मेरी नज़र में या बहुत सारे मुबस्सरीन की नज़र में वो बिल्कुल जायज़ नहीं है। मसलन जो जायज़ मामला वो उठा रहे हैं, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ। जो वो कह रहे हैं कि जो वोटर्स टर्न आउट है वो बड़ा लो होता है और EVM के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या वोटों की खरीदो फरोख्त होती है उससे कोई बेहतरी नहीं उसमें आएगी, या पॉलिटिकल वायलेंस होता है उसमें भी कोई कमी या उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये तो ऐसे एतराज़ात हैं जिनका EVM से दूर-दूर तक ताल्लुक नहीं है। कुछ उनके एतराज़ात बहुत ही जेन्युइन हैं। मसलन वो ये कहते हैं कि हमारे पास वक़्त बहुत कम है, इस कम वक़्त में ये सारा काम नहीं हो सकता। तो उसमें एक बात मैं आपको आपकी विसातत से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि देखिए, जो इलेक्शन कमीशन ने 2019 में जो अपना स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया, उस स्ट्रैटेजिक प्लान का जो पिलर 8 है, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर इलेक्शन कमीशन ने वादा किया था कि वो EVM और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है या आई वोटिंग है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए, उनका बार-बार पायलट करेगा, यानी कि रिपीटेडली उसका वो करेगा
और 2019 से लेकर बल्कि 2018 से लेकर उसके पहले जो पिछला इलेक्शन कमीशन था उसका भी अगर आप स्ट्रेटेजिक प्लान देखें तो उसमें भी ईवीएम और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का वादा किया गया है और उन्होंने अपने टारगेट उसके लिए मुकर्रर किए थे। और 2017 में जो इलेक्शंस एक्ट पास किया, तमाम सियासी जमातों ने जो उस वक्त पार्लियामेंट में थी उन्होंने मिलकर उसकी शिक नंबर 94 और 103 में भी ईवीएम और ओवरसीज वोटों के लिए जो पाकिस्तानी है उनके लिए तय किया गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि आज तक कोई भी जो टेस्ट है वो सिवाय 2018 के बाद में नहीं किया गया। और उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक प्लान में ये भी लिखा हुआ है कि जो है हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएंगे और वो दिसंबर 2021 में वो तैयार कर ली जाएगी। अब ये सितंबर का आधा गुजर चुका है, अब जाहिर है ना वो पायलट हुए हैं ईवीएम, ना आई वोटिंग पायलट हुई है इस अरसे के दौरान 2019 और 2021 के दरमियान। तो मैं समझता हूँ अब ये टाइम वाला मामला आपको लगता है कि वो जायज तो है? ये टाइम वाला मामला तो उन्होंने खुद डिले कर दिया है। तो इसलिए लेकिन वैसे बारी साहब हमारी पिछले दिनों शिबली फराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत ने ये काम करना, ईवीएम्स को बनाना और सारा वहाँ पे इंस्टॉल करना, लेकिन उनका ये कहना था कि ये काम हो सकता है। बहरहाल ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं इस पर दोबारा भी आपकी तरफ आऊँगी, लेकिन मैं पहले हिलाली साहब की तरफ जाऊँगी, उनका मौक़िफ़ ज़रूर लेंगे। हिलाली साहब, आप हमेशा ईवीएम को सपोर्ट करते हैं और आज जो बारी साहब हैं उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी है, लेकिन अब मामला इससे थोड़ा सा आगे बढ़ गया ना। प्रॉब्लम यह है कि अब बेशक ईवीएम बहुत ही अच्छी हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन जब कोई उससे तमाम स्टेक होल्डर एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो फिर आपको लगता है कि ये मामला खटाई में पड़ गया है, अब इसका करने का कोई फायदा होगा? खटाई में क्यों पड़ा है भाई? जॉइंट सेशन पार्लियामेंट पाएगा, लेजिस्लेशन पास होगा और ईवीएम्स आ जाएंगे। खटाई में क्यों पैदा हुआ? इसलिए कि इलेक्शन कमीशन ने डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी की है। आपको पता है कि ये नहीं, वो एक एक्ट में कहा गया था कि दे मे कंडक्ट टेस्ट, दूसरे में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दे शैल कंडक्ट टेस्ट। उसके मतलब है लाजमी था करने के लिए, टाइम था, जानबूझ के नहीं किया। क्यों नहीं किया? माफ करिए, मैं समझता हूं इसलिए नहीं किया। क्या आप कहेंगे इसलिए कि वो मानना नहीं चाहते हैं कानून को? क्या ये साजिश है? क्या पैसे लेते हैं इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए? क्या रिश्वत चलती है? सबको पता है रिश्वत चलती है, सबको पता है फिडलिंग होती है। एक इलेक्शन नहीं हुआ है जब तक फिडलिंग नहीं हुई है, और एक तरीका अभी आया है बता रहा है कि शायद ना हो, और इनसे पूछें कैसे काउंटिंग ऑफ वोट्स में कितना एफिशिएंट होगा मशीन, रिपोर्ट्स ऑफ रिजल्ट्स में कितना एफिशिएंट और एक्यूरेट होगा, और फिर भी इन्होंने जानबूझ के टाइम हराम किया है। अच्छी बात है, लेजिस्लेशन पास करें और ईवीएम्स को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, लेकिन इमरान साहब हुकूमत के अलावा कोई भी ईवीएम नहीं चाहता, बल्कि अब तो ये कहा जाए अगर पीडीएम बामुकाबला ईवीएम तो गलत ना होगा। तो ये बात लेकिन बनेगी कैसे? हुकूमत के अलावा तो कोई भी नहीं चाहता कि ईवीएम इस्तेमाल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हम पहले भी ये कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं इशू। मैं बुनियादी तौर पे ये समझता हूँ कि हुकूमत की नीयत भले ही बहुत अच्छी हो, लेकिन उसका तरीका का ठीक नहीं है। असल इतराज़ ये है, अब देखिए, एक तरीका वो है जो हिलाली साहब फरमा रहे हैं कि जी वो अपना जॉइंट सेशन हो उसमें उसको मंजूर करवाएं और कहे जी वो जाएं, आप बाढ़ में जाएं साहब, जहन्नुम में जाएं, हम तो ये करेंगे, जैसे शहबाज गिल साहब कह रहे हैं। सुन ले, दूसरा तरीका ये है कि वो सबको इत्मीनान में लेके इसमें करते हैं। अब देखिए, अगर वो इस तरह से कर लेते हैं तो अभी सरवर बारी साहब से मैं पूछूंगा, अभी माहिरीन जो एतराज़ात मुख्तलिफ तरह के उठा रहे हैं, अगर 5 से 10% मशीनें ख़राब हो जाती हैं तो उससे फौरी तौर पे कैसे निपटा जाएगा? अब 8 मुल्क हैं दुनिया में जहाँ पे ये तरीका अपनाया जाता है। उनमें से अगर सबसे नज़दीक आपके इंडिया है, जिसकी लाली साहब भी बड़ी मिसाल देते हैं, 30 साल लगे वहाँ, 30 साल, 3 दहाइयाँ लगी वहाँ पे इसके पायलट प्रोजेक्ट करते हुए, इसकी टेस्टिंग करते हुए, और फिर उन्होंने वो तरीकाकार अपनाया। यहाँ पे तो इन्होंने 3 साल भी नहीं किया। अच्छा, मान लिया अब ये कि इलेक्शन कमीशन ने नेग्लिजेंस की होगी, मैं नहीं ये कहता कि उन्होंने नहीं की होगी, लेकिन क्या उनको मशीन्स वो प्रोवाइड की गई थी जिस पे वो उस तरह से टेस्ट करवा लेते?
क्या उनको पूरे वो वसाइल दिए गए थे? मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन जो है उसका भी ये काम था बुनियादी तौर पे कि अगर उसको ये चीज़ें मुहैया नहीं की गई थी तो वो हुकूमत को लिखते, बार बार लिखते, सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखते कि जनाब आपने तो ये कह दिया था कि वी शैल कंडक्ट, लेकिन हमें तो ये सामान ही नहीं मिला तो हम कैसे करें। ठीक है, तो ये सारी उनकी इस पे हो सकता है, लेकिन हमारा अलमिया ये है कि मौजूदा हुकूमत ने ये 3 साल से वतीरा अपनाया हुआ है कि जो उनकी किसी बात से भी इख्तलाफ करता है, वो इदारा हो, वो बंदा हो, वो कोई भी हो, सियासी जमात हो, वो उसको चोर, डाकू और करप्ट कहना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लिहाजा चलिए मैं जरा बारी साहब से ये सवाल आपके वाला भी पूछते हैं और साथ में ये भी, बारी साहब अगर आपने खुद भी, आई एम श्योर कि आपने इसको ऑब्जर्व किया होगा मशीन का, आपकी अपनी ज़ाती क्या उसके बारे में राय है ये भी दीजिए। और फिर ये भी जो इमरान साहब का क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि इस तरह मशीन ख़राब भी हो सकती है और कई मशीनें एक साथ भी ख़राब हो सकती हैं? देखिए बात ये है कि कौन सी चीज़ है दुनिया में जो ख़राब नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे। पहली तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ कमज़ोर दलील है कि अगर मशीनें ख़राब हो गई तो अगर इलेक्शन में धांधली हो गई तो क्या इलेक्शन नहीं होने चाहिए? क्या उसका कोई बंदोबस्त नहीं हो सकता? जहाज गिरते हैं, लोग मर जाते हैं, कोई भी नहीं बचता, लोग जहाज़ों में सफ़र करना छोड़ नहीं देते। तो ये बड़ी कमज़ोर दलील है। दूसरी दलील भी कमज़ोर है इनकी, इमरान साहब की, कि देखिए इलेक्शन कमीशन को कानून और आइन ने खुद मुख्तार बनाया है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो जब अपना बजट, वन लाइन बजट लेते हैं तो उसको वो खुद तैयार करना है। लेकिन ये हैरानगी की बात है कि उन्होंने अपना स्ट्रेटेजिक प्लान खुद तैयार किया है। वो हुकूमत ने या सुप्रीम कोर्ट के कहने पे नहीं बनाया गया, उन्होंने बनाया है और वो स्ट्रेटेजिक प्लान यूएनडीपी की मदद से बना है। और उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है कि हम जो है ईवीएम को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको वो स्ट्रेटेजिक प्लान यहाँ से यहाँ दिखा सकता हूँ। ये स्ट्रेटेजिक प्लान है उनका जो उन्होंने दिया है और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इसमें जो नंबर 8 है उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि हमने ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड इलेक्टोरल टेक्नोलॉजी। और उन्होंने कहा है कि ये मैं आपको दिखाई देता हूँ कि दिसंबर 2021 में रिपोर्ट जारी करेंगे और उससे पहले वो बार बार जो है ईवीएम का और आई वोटिंग का इस्तेमाल करेंगे बाई इलेक्शंस में। अब तक कोई 60 के करीब पाकिस्तान में इलेक्शन हो चुके हैं, बाई इलेक्शन, और इसके अलावा अभी कंटोनमेंट के हुए हैं, कश्मीर के हुए हैं, गिलगित बल्तिस्तान के हुए हैं, उनमें टेस्ट किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है। और इन्होंने इलेक्शन कमीशन की, मैं समझता हूँ ये जो है वो प्रोफेशनलिज्म के ऊपर उंगली उठ सकती है कि उन्होंने आखिर क्या वजह है वो लोगों को बताएं। कोई जमाना था कि इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे टीवी टॉक शोज में आते थे, अपना नुक्ता नजर देते थे, लेकिन कुछ अरसे से इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को डिफेंड करना भी छोड़ दिया है और ये सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात है। फॉरेन ऑफिस अपने आप को डिफेंड करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मीडिया का सामना करेंगे, सारे लोग करते हैं, एनडीएमए करता है, जब अगर कोई डिजास्टर आ जाए तो एनडीएमए करता है, एनसीओसी करता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कसम उठा ली है, माजी में ऐसा नहीं होता था। माजी में इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे आते थे, अपना नुक्ता नजर देते थे, बातें बहुत सारी क्लियर हो जाती थी। दूसरी बात ये है कि ये बारी साहब आपने बड़ा अच्छे तरीके से समझा दिया, बड़ी मजबूत दलील के साथ। मैं आपसे समझना सिर्फ ये चाहता हूं कि ईवीएम के हवाले से आपकी जाती क्या राय है बतौर फाफन के सरबराह के? इलेक्शन कमीशन के रोल को छोड़ जरा मैं देखिए, हमें जो उन्होंने मशीन दिखाई है और मैंने इंडिया की मशीन भी देखी है। मैं पूरा एक डेलीगेशन लेके गया था 2004 में, इंडिया के जनरल इलेक्शन हम देखने गए थे, स्टडी करने गए थे, वहां पर भी हमने उनकी मशीन देखी थी। और अभी जो मशीन गवर्नमेंट ने बनाई है, ये जरूरी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इसको खरीदे। मशीन की प्रोक्योरमेंट इलेक्शन कमीशन का राइट है, गवर्नमेंट का राइट नहीं है। तो एक बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो मशीन हमें दिखाई गई है उसके मुताबिक वो इंडियन ईवीएम से लाख दर्जे बेहतर है। अच्छा। वो ज्यादा, ये मशीन ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, क्योंकि जो मशीन हमने 2004 में देखी थी वो बहुत पुरानी बात होगी, अब 2021 है। ये मशीन ज्यादा क्रेडिबल नजर आती है। लेकिन ये कहना कि इसमें फलां गड़बड़ हो सकती है, वो तो चीजें दूर हो सकती हैं। इसीलिए अगर इलेक्शन कमीशन ने इसका पायलट किया होता बार बार, तो हमारा स्ट्रेस टेस्ट हो चुका होता, हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन होती
कि आज हम ये बहस ना कर रहे होते, आज हम मशीनें तैयार कर रहे होते, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी बात नहीं है। लेकिन क्या इसमें आपको इलेक्शन कमीशन की थोड़ी कोताही नजर आती है? एक मिनट, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, बात ये है कि ये तो मामला जो है चलता रहेगा, लेकिन असल इशू ये है कि क्या तनाजा ईवीएम के ऊपर है या ईवीएम को कौन से इलेक्शन में इस्तेमाल करना है उसके ऊपर है। तो सारी बहस पाकिस्तान में की जा रही है ईवीएम के ऊपर। दरअसल बहस तो ये है नहीं, ये तो कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है, क्योंकि हमारे एक्ट में 2017 के एक्ट में सारी सियासी जमातों ने जो पार्लियामेंट में थी उन्होंने उस लॉ के ऊपर दस्तखत किए हैं जिसके मुताबिक ईवीएम इस्तेमाल होनी है। फिर इलेक्शन कमीशन ने अपना स्ट्रेटेजिक प्लान में भी वादा कर लिया हम करेंगे। तो ये तो मसला ईवीएम नहीं है, क्या है फिर भाई साहब? कौन से इलेक्शन में ईवीएम इस्तेमाल होगी, 2023 वाले में या 2028 वाले में? असल बहस का नुक्ता ये है, कोई और नहीं है, बाकी सारी सियासत है। तनाजा तो फिर आप सही आपने पॉइंट आउट किया ना, क्योंकि ये हुकूमत तो यही चाह रही कि अगला इलेक्शन ही इस पर हो। तो हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे तो वजीर इतना खुलकर सामने आ गए, वो तो कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। जिस तरह से वो, उनका ख्याल ये कि वो बायस्ड भी हैं और उनका ख्याल है कि वो नाअहली भी उन्होंने बरती है कि सारे मामले में। तो आपको लग रहा है कि वो मुस्ताफी होंगे या फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा? यस, मैं समझता हूं कि इसको ना सिर्फ बदतरफ हो जाना चाहिए, इसको अरेस्ट करना चाहिए। अच्छा। इस आदमी को 3 सवाल पूछना चाहिए कि आप मेहरबानी से ये बताएं कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरा क्यों नहीं किया। और एक और चीज पूछें कि इस वक्त रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स के बेसिस आप जो कर रहे हैं इलेक्शंस पाकिस्तान में, आप कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन पर कैंडिडेट। इलेक्शन लॉ कहता है कि आप कहें नॉट ऑन द पॉपुलेशन बेसिस बट ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन पर वोटर पर कैंडिडेट, कितने वोटर्स होने चाहिए। मैं आपको वो रिफॉर्म लाने के हवाले से बात है कि वोटर्स की बुनियाद पर डिलिमिटेशन हो ना। हाँ। अच्छा, चले बट दैट इज व्हाट वी आर ब्रिंगिंग इन। माने माफ करिए, ये होना चाहिए जैसे दूसरे मुल्कों में है। अगर ये एक्चुअल लॉ इस वक्त नहीं बना है, आप देखेंगे कि ये लॉ बनेगा। मगर माफ करिए, मैं फिर आपसे ये पूछना चाहता हूं, हमें पता है 100% के अगला इलेक्शन धांधली होगा। क्यों? इसलिए कि हर इलेक्शन में धांधली हुई है। तो अगर एक स्कीम आ रहा है, अगर एक तरक्की आ रहा है, अच्छा ये ऑपोजिशन पार्टीज को पहले इन्होंने क्या काम किया है विद रिगार्ड टू दिस? इन्होंने, आप यकीन करेंगे समीना, एक ऑब्जेक्शन इनका नहीं है। इनको जब पूछा गया है कि आपके कौन से ऑब्जेक्शन है, इन्होंने कहा वही है जो इलेक्शन कमीशन के हैं। I mean, खुद तो इंडिपेंडेंटली तो कोई स्टडी किया ही नहीं है। ये तो आपने बड़ा से कह रहे हैं, आपने सही पॉइंट आउट किया है हिलाल साहब। मैं भी इमरान साहब की तरफ यही सवाल लेके आना चाह रही थी कि फवाद चौधरी साहब ने एक बात बड़ी लॉजिकल की है कि भाई ठीक है, मान लेते हैं हमारी सारी तजावीज़ ख़राब हैं, सब गलत हैं, ले आए आप अपनी, ले आए, हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब आपने कोई ऑल्टरनेटिव तजावीज़ भी नहीं दी हैं और फिर आप इनको भी बगैर किसी वाज़े दलील के, अगर बगैर किसी चीज़ के उसको रिजेक्ट कर दें, तो फिर बात कैसे आगे बढ़ेगी? मुझे आप ये बताएं कि क्या हुकूमत ने इस तरह का माहौल रहने दिया है कि जिस पे अपोजिशन और हुकूमत इकट्ठे बैठ के कोई बात कर सकें? जब आप आईनी इदारों के सरबराहों पे भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप अपोजिशन को भी कहते हैं कि जी वो तो जुबान ही आपकी बोल रहा है। आपने तो उनको कटहरे में लाके खड़ा कर दिया, उनको एक पार्टी बता दी है। उसके बाद अपोजिशन के हवाले से मैं कहता हूँ ये इतनी अच्छी चीज़ है, अगर इतनी अच्छी चीज़ है, मैं बारी साहब से भी इस पर ज़रूर राय लेना चाहूँगा। तो फिर जो हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे मुल्क हैं, दुनिया में सिर्फ 8 मुल्क ये करते हैं, जर्मनी ने इसको ख़त्म कर दिया, हॉलैंड ने ख़त्म कर दिया। वो मुल्क जहाँ हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते अगर ये इतनी ही अच्छी चीज़ है? ठीक है, तो ये सवाल ले लेते हैं बारी साहब से। बारी साहब, इसको भी बता दीजिए, ये भी बड़ा पॉइंट उठाया जाता है जी। देखिए, ये पॉइंट किसी ज़माने में मैं भी उठाता था। अच्छा, लेकिन मैंने जब सारी स्टडी की तो मेरी नज़र में अभी तक इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका में इस्तेमाल हो रहा है, यूके में रीडेबल वो बैलेट पेपर है। लेकिन देखें, पाकिस्तान मेरा ख्याल है दुनिया में पहला मुल्क था जिसने शनाख्ती कार्ड इंट्रोड्यूस किया था।
दुनिया के बहुत सारे ममालिक में कोई शनाख्त नहीं होती थी। ये पाकिस्तान में आइडिया आया था 70-71 की दहाई में, और पाकिस्तान ने ये इंट्रोड्यूस किया। अभी भी बहुत सारे ममालिक हैं जहां पर CNIC नाम की चीज नहीं होती। तो इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं है कि हम इस्तेमाल ना करें। जितनी धांधली हमारे इंतखाबात में होती है वो भी शायद किसी दुनिया के और मुल्क के इंतखाबात में नहीं होती। ये तो वैसे ज्यादा बड़ी दलील है इसमें कि सबसे ज्यादा शोर भी तो हम लोगों की पार्टीज उठाती हैं। एक बात जो मैं बात करना चाह रहा हूं कि आप मैट्रिक्स बना लें कि ये इस वक्त का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें कितनी कबाहतें हैं। क्या कोई शख्स कह सकता है कि जनाब जिसको उसने वोट डाला है उसी को पड़ गया? और दूसरी तरफ आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का एक मैट्रिक्स बना लें कि कौन सी कबाहतें दूर हो सकती है इससे। और तीसरी बात ये है कि ये जो EVM है इसका ये स्टैंड अलोन मशीन है, इसका कोई और राब्ता नहीं होना किसी चीज से। तो इसलिए ये देखना जरूर, जैसे आपका ATM कार्ड है उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। बारी साहब हमारा वक्त खत्म हो रहा है, मुझे सिर्फ आपसे एक लास्ट क्वेश्चन करना है, प्लीज इसका आंसर कर दीजिए कि अगर आपसे हैं कि ये लेजिस्लेशन हो जाती है और हुकूमत की मंशा के मुताबिक हो जाती है, तो आप समझते हैं कि ऐसे इलेक्शन और ऐसे रिजल्ट्स जो हैं वो क्रेडिबल होंगे? क्योंकि यहाँ तो ऑपोजिशन जब एक सिस्टम को मान ही नहीं रही तो उसके तहत होने वाले इंतखाबात का क्या मुस्तकबिल होगा? देखिए, मेरी नज़र में बहुत ज़रूरी है कि कोई मिडल पाथ निकाला जाए। मेरी तजवीज़ ये है कि EVM को रैंडमली सिलेक्टेड पोलिंग बूथ्स जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 272 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, अब वक्त यकीनन कम है, तो कम अज कम जो है वो रैंडमली सिलेक्टेड स्टेटिस्टिकली साउंड जो मॉडल है उसके मुताबिक ये बना लिया जाए और उसको इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और नाजरीन देखते हैं कि अब ये लेजिस्लेशन हो पाती है नहीं। बहरहाल इस बात पे भी बहुत सारे लोग राय दे रहे हैं कि अगर हुकूमत अक्सरियती बुनियाद पर ऐसी कोई लेजिस्लेशन करने में कामयाब हो भी जाती है तो शायद उसे अदालत में चैलेंज कर दिया जाएगा, क्योंकि अपोजिशन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि नहीं चाह रही है। अगर यहाँ इलेक्शन कमीशन भी हो सकता है इसमें फरीक बन जाए, तो देखना होगा कि क्या इसका मुस्तकबिल होता है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बात करेंगे चेयरमैन नैब के मुस्तकबिल के हवाले से, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जो पाकिस्तान का आज तक का आईन है उसके मुताबिक तो यही है कि जो चेयरमैन नैब हैं उनकी जो तकर्रुरी है वो अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर साहब की मुशावरत से होगी, कंसल्टेशन से होगी, इत्तेफाक राय से होगी। और अगर ऐसा कोई इत्तेफाक राय नहीं बनता तो फिर बात पार्लिमानी कमेटी में जा सकती है, लेकिन जो इनिशियल उसका है वो यही है। अब इस पर हम देख रहे हैं कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने वाली है, लेकिन उससे बेशतर कोई बाकायदा संजीदा मुशावरत नहीं हो पाई है। खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए मौजूदा चेयरमैन नैब को ही तौसीह दे दी जाए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक चीज़ के बारे में इशारा ज़रूर कर दूँ कि क्या इसलिए कि इन्हें कोई फेवरेटिज्म हासिल है इसलिए इनको तौसीह दी जा रही है या मसला कुछ और है, इस पर हम ख़ास तौर पर बात करेंगे। और आज इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर आपको एक वाक़फ़ाने हाल भी बताएंगे कि किस तरह से सिंध में अक़रबा परवरी हो रही है, कोई बड़ी तैनाती, इस पर बात आपको आगे चल के बताएंगे। थोड़ा वेट करें, लेकिन पहले चेयरमैन नैब से मुतालिक इमरान साहब, पहले आपकी तरफ क्या लग रहा है जनाब, मौजूदा चेयरमैन नैब जिसके बारे में अपोजिशन बहुत उन्हें कंट्रोवर्शियल कहती है, आपको क्या लग रहा है, इनको कंटिन्यू करेंगे गवर्नमेंट? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी बंदा किसी भी ओहदे के लिए ये नहीं होता कि उसके बगैर इदारा काम ही ना कर सके। हुकूमत जमहूरियत का हुस्न क्या होता है कि अगर इस कोई बंदा इतना कंट्रोवर्शियल हो जाए तो उसको वैसे ही हुकूमत को या अपोजिशन को दोनों को इस बात पे इज्जत बेइज्जती का मसला नहीं बना लेना चाहिए। अब मैं कहता हूँ कि ये हमारे जो हैं जावेद इकबाल साहब, ये बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े नेक आदमी होंगे, बड़े ईमानदार आदमी होंगे, अपराइट आदमी होंगे। इन्होंने बतौर चीफ जस्टिस बड़ी खिदमात इन्होंने की, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद आपने इनको चेयरमैन नैब भी बना दिया। अब आप एक तरफ हुकूमती रवैया देखें कि वो ये कहते हैं कि जी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अपोजिशन की ज़ुबान बोल रहे हैं इसलिए हमने उनको हटाना ही हटाना है। दूसरी तरफ अपोजिशन कहती है कि नैब न्याजी गठजोड़ है और ये हुकूमती इशारों पे हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। यानी जो इतराज़ हुकूमत एक इदारे के चेयरमैन पे लगाती है उसी तरह के इतराज़ात अपोजिशन दूसरे इदारे के चेयरमैन पे लगाती है। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे मेरे ख्याल में ये बड़ी ही एक अलमिया है हमारा
हमारी सोसाइटी का अलमिया है कि यहाँ पे लोगों को मेरिट पे और उनकी कारकर्दगी पे नहीं जांचा जा रहा। यहाँ पे वो मीठा मीठा हप हप करवा करवा थू की पॉलिसी चल रही तो है। एक्सटेंशन मिलेगी? एक्सटेंशन हुकूमत तो बासीदा देखें, उन्होंने तो इंदिया दे दिया कि हमें ऑर्डिनेंस के जरिए भी ये करना पड़े तो हम करेंगे, क्योंकि आइन, जैसे आपने जिक्र किया कि आइन की जो शिक है 6B1 उसके तहत तो उन्हें अपोजिशन के साथ मिलके इस पे करना है। लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर उनको अच्छा, इस पे जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ ये है कि जनाब जो अपोजिशन लीडर हैं वो तो खुद नैब के मुल्जिम हैं, तो उनसे हम कैसे पूछ के लगा दें कि हाँ भाई नैब का चेयरमैन कौन होगा? तो हिलाली साहब, आपको बात लॉजिकल लग रही है चौधरी साहब की? देखिए, इमरान याकूब ने कहा है कि ये बड़े अच्छे आदमी हैं, अपराइट हैं, बड़े इन्होंने कार्रवाई सर्विसेज दिए हैं जस्टिस को, साथ साथ कहते हैं कि मेरिट पे होना चाहिए। नहीं, अगर ये काबिल हैं और इतने सर्विसेज जस्टिस के लिए किए हैं तो फिर आप मेरिट की बात क्यों कर रहे हैं? मेरिट तो फिर इसका मतलब है कि अगर आप इसको नहीं रखें, इसके माने यू आर नॉट कीपिंग हिम ऑन मेरिट, तो ये क्वालिफाई नहीं करता है ना। देखिए, सीधी सादी बात है, इस तरीके के जस्टिफिकेशंस बड़े कॉन्वोल्यूटेड हो जाते हैं और दे डोंट वॉश। बात बिल्कुल चौधरी ने सही कहा, चौधरी फवाद चौधरी ने, कि अमूमन एक आदमी जिसके खिलाफ 101 इल्ज़ाम लगे हुए हैं, जो कोर्ट में पेश होने वाला है, जो होगा, उसको आप जाके पूछते हैं, अब बाय द वे मुझे बताओ सबसे अच्छा जज कौन है जो तुम्हारे साथ भी इंसाफ करेगा? ये कोई सवाल है पूछना? मैं नहीं कहता कि शहबाज शरीफ चोर है इस वक्त तक, इसलिए कि गिल्टी नहीं हुआ है, ट्राई नहीं हुआ है अभी तक, मगर इल्ज़ाम तो हैं, तो ये कैसे उससे आप पूछ सकते हैं? एब्सोल्युटली नंबर वन। दूसरी बात ये है समीना, एज यू नो, आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब ने तो कह दिया है ना, इसको तुम लोग देख लो, अगर तो यू डोंट अग्री फिर आओ मेरे पास। माने ये पता नहीं ये चीफ जस्टिस या एक और चीफ जस्टिस, उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट और ऑपोजिशन अगर नहीं सेटल कर सकते हैं तो हम आपको बता देंगे किसको लेना। अब उससे प्रॉब्लम यह होता है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो तो ऑर्डिनेंस से भी हो सकता है, वो लेजिस्लेशन से भी हो सकता है, मगर प्रॉब्लम उसका ये है फिर जजेस तो फिर पॉलिटिशियंस को भी कंट्रोल कर लेंगे ना। वैसे ही लोग कहते हैं कि जजेस सब चीज कंट्रोल करते हैं, अब तो पूरा मुल्क उनके कंट्रोल में आ जाएगा, इसलिए नैब के पास बहुत हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अच्छा होता अगर ये कहते कि हम बैठ के बात करते हैं, 4-5 कैंडिडेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, मगर जिस तरीके से इनका रिएक्शन होता है कोई सा भी गवर्नमेंट की सजेशन को, वैसे फिर महसूस ये होता है कि कुछ नहीं, देयर इज नो सॉल्यूशन। लेकिन इस सिलसिले में तो की नहीं गई ना कंसल्टेशन कर लो। ठीक है, हिलाली साहब जो फरमा रहे थे ना, थोड़ी 2-3 चीजें हैं इस मामले में तो कोई कंसल्टेशन हुई शुरू ही नहीं की ना, उन्होंने कहा कि हमने करनी ही नहीं है, जैसे अभी आपने चौधरी साहब से सुना, वो तो फिर बाद की बात थी कि उस पर रिएक्शन क्या आता, बस स्टार्ट ही नहीं किया उन्होंने। नॉट विद शाहबाज, किसी और से। अच्छा, हिलाली साहब, पहली बात तो ये कि सिर्फ इस सिलसिले में नहीं, प्राइम मिनिस्टर बारखा और फवाद चौधरी साहब कई दफ़ा ये कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ के साथ तो वो बात ही नहीं करेंगे, यानी अपोजिशन लीडर को तो वो समझते हैं किसी बात पे भी उनसे बात करनी नहीं चाहिए। ये रवैया अब आप हुकूमत का देख लें। दूसरी बात हिलाली साहब, मैंने ये कहा था कि वो बड़े ईमानदार होंगे, अपराइट होंगे, और बतौर एक सीनियर जज के सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने बड़ी खिदमात दी होंगी, लेकिन मकसद ये है कि आपकी वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन क्या सिर्फ यही मेरिट बनता है कि आप अपोजिशन के देखें? अपोजिशन ये एक जूरी, एक जज, कोई ऐसा जज जिस पे उसके मुल्जिम को भी अगर इतराज़ हो और वो कह दे कि मैं नहीं चाहता कि मेरा केस ये जज सुने, उसको भी ये हक हासिल होता है कि वो जज फिर उस केस से अलग हो जाए। मामला ये है कि यहाँ पे तो पूरी अपोजिशन इन पे इतराज कर रही है, पूरी अपोजिशन ये कह रही है कि ये पूरी अपोजिशन ये कह रही है कि ये हमारे खिलाफ केसेस बना रहे हैं। तो फिर इस सिलसिले में इसका हल क्या होगा? मैं जरा ये कानूनी राय जान लेती हूँ। हिलाल साहब, एक सेकंड, हमारे साथ शाह खावर साहब मौजूद हैं, शाह खावर एडवोकेट, कानूनी माहिर हैं, तो जरा उनसे लीगल ओपिनियन भी देते हैं कि फिर क्या हो सकता है इसमें। शाह खावर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहे हैं, चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से, अगर ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत करती है विदाउट कंसल्टेशन, तो क्या ये बात SOPs के लिहाज से दुरुस्त होगी? क्योंकि जो आइन है वो तो ये कह रहा है कि आप कंसल्टेशन करें।
देखिए, बात ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो NAO 1999 जो प्रोमलगेट हुआ था वो कब हुआ था। वो तो यकीनन जनरल परवेज मुशर्रफ ने जो था वो पिछला जो एहतसाब एक्ट था 1997 उसको उन्होंने मनसूख करके तो ये नया लॉ लेके आए थे। और इस लॉ में जब ये एक बात लिखी हुई है कि इसमें जो चेयरमैन नैब है या डिप्टी चेयरमैन है या प्रोसिक्यूटर जनरल है, उनकी जो ओहदे की मियाद है वो फिक्स की गई है। चेयरमैन नैब की 4 साल है, प्रोसिक्यूटर जनरल की 3 साल है और जो डिप्टी चेयरमैन की भी 3 साल है। तो जब इसके बाद आपने देखा है कि असफंद यार वरीस केस में जब इसको चैलेंज किया गया, इसकी वायरीज को, NAO 1999 को, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सारे इसकी शिकों पे एतराज किए और उन्होंने गवर्नमेंट को भी कहा कि आप इसमें मुनासिब तरामीम ले आए। और उसमें भी इस बात को मुसलमा रखा गया कि ये मियाद जो मुकर्रर की गई है वो वही रहेगी। तो अब बात यह है कि अब चूंकि मौजूदा जो चेयरमैन है उनकी मुद्दत ओहदा जो है वो खत्म हो रही है कुछ दिनों के बाद, 4 साल कंप्लीट होने के बाद, और अब ये सुनने में आ रहा है कि उनकी मजीद तोसी, चूंकि उस NAO 1999 में चेयरमैन नैब की जो मुद्दत है वो 4 साल है, वो गैर तोसी शुदा है, वो उसकी तोसी नहीं हो सकती, नॉट एक्सटेंडेबल। लेकिन एक्सटेंडेबल के बाद ये भी है कि वो दोबारा उनको रीअपॉइंटमेंट का लफ्ज नहीं है। लेकिन जब अगर आपने ऐसा करना है तो फिर तो आपको फिर हमें एक्ट में तरमीम करनी होगी पहले या फिर ऑर्डिनेंस के थ्रू हो सकता है? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इस पे भी थोड़ी सी एम्बिग्विटी होगी कि क्या जब 4 साल की मुद्दत है तो उसके बाद अगर आप उसको मजीद तोसी देना चाहते हैं तो फिर तो आइन उसमें कानून में तरमीम की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि उसमें तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे 4 साल की कतगन लगाई गई है। लेकिन अब अगर इसको ऑर्डिनेंस के जरिए लाया गया तो मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब नहीं होगा। ये आपकी जो पार्लिमानी रवायात हैं या जो आपकी डेमोक्रेसी की जो एक स्पिरिट है उसके मैं समझता हूँ, वो तो हमेशा ही सब ऑर्डिनेंस को जाहिर है कि वो इस चीज पे कमजोर ही समझते हैं। वैसे भी शाह खबर साहब, ऑर्डिनेंस तो वैसे भी 120 दिन या 90 दिन, 120 दिन या शायद 90 दिन के लिए होता है, फिर उसके बाद तो अल्टीमेटली वो जाहिर है उसका कोई फायदा नहीं रहता, कोई कानूनी हैसियत नहीं रहती। नहीं, उसमें यह है कि आर्टिकल 89 में प्रेसिडेंट जो है वो प्रोमलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस जिसकी मुद्दत जो है वो 120 दिन होती है, और अगर 120 दिन के अंदर अंदर उसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट न बनाया जाए तो उसकी अगर मजीद तोसी करनी हो तो वो फिर कौमी असम्बली की जो एक करारदाद के जरिए उसको मजीद 120 दिन के लिए उसको तोसी दी जा सकती है। लेकिन उसके बाद ऐसी कोई तोसी नहीं हो सकती जब तक इसको एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो ये आपको लग रहा है ये चैलेंज हो सकता है मामला, अगर ये इस तरीके से किया जाता है ऑर्डिनेंस के जरिए तो फिर इसको तो चैलेंज किया जा सकता है, उनकी रीअपॉइंटमेंट हो भले या उसे एक्सटेंशन कह लें, जिस तरह भी। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ऐसी बात है कि इसमें चैलेंज हो सकती है, इसकी वायरीज चैलेंज हो सकती है। उसकी वजह मैं आपको एक बताऊं कि अगर आप आर्टिकल 89 की स्पिरिट को देखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट जो है, और जो प्रेसिडेंट खुद नहीं करता है, ये कैबिनेट का फैसला होता है, गवर्नमेंट का फैसला होता है, उसके बाद फिर ये प्रोमलगेशन होती है ऑर्डिनेंस की। लेकिन ये उस सूरत में होती है कि जब असेंबली इन सेशन ना हो, फिर वो ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। ठीक है शाह खबर साहब, बहुत बहुत एक ऐसी इमरजेंट सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि वो सेशन ना होने के दरमियान आपको एक कानून साजी करना पड़ेगी, तो इसलिए लिया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल करना था एक मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि हुकूमत अब तक 59 ऑर्डिनेंस ला चुकी है जी ऐसे ही 3 सालों में। अब आप ये देखें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई है। हिलाली साहब, आपका मैं कमेंट लेती हूँ, अगर आप मेरे सवाल भी साथ शामिल कर लें कि जो पाकिस्तान की हमेशा एक पॉलिटिकल हमें एक पोलराइजेशन नज़र आती है, एक एक्सट्रीम पोजीशंस नज़र आती है, मुझे तो लगता है कभी भी अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर के आपस में एक बामानी मुशावरत नहीं हो सकती। तो मेरे तो ख्याल से इसका तरीकाकार ही चेंज कर देना चाहिए। व्हाट डू यू से ऑन इट? शायद मैं ज़रूर लिखूंगा जो आपने कहा है और मैं भी साइन करूंगा आपके साथ पिटीशन। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ इस वक्त कि ये साहब जो बात कर रहे थे, इनको ये ज़रूर उन्होंने कहा है कि ऑर्डिनेंस के तहत शायद मुनासिब ना हो, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं है, ये है लॉ, और अगर जॉइंट सेशन पास करे तो ये हो सकता है। दोनों चीज़ों में जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट कहती है वो कानून है, ये एक स्टैट्यूट है, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेहतर होता अगर कंसल्ट करते,
नहीं कर रहे हैं, वो भी वेरी गुड रीजन के लिए नहीं कर रहे हैं, और अगर फिर भी नहीं मानते हैं ठीक है, फिर मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट करें, और सुप्रीम कोर्ट को अगर वो नहीं देना चाहते हैं तो इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो कानून को चेंज करें। ठीक हो गया। ना साहब, आपने कुछ लास्ट कमेंट देना है तो दे दें, फिर मैं ब्रेक की तरफ जाती हूं। देखिए, बात ये है कि मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हुकूमत को अभी भी कुछ नहीं हुआ, हुकूमत को अब भी चाहिए कि इस पे थोड़ा सा गौर करें, और इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो खुद स्टेप इन करें और अपने लोगों को कहें कि आप इस पे खामोश हो जाएं, अपोजिशन लीडर को फ़ोन करें, उससे कहें जी आए हम इस पे मुशावरत करते हैं, ताकि कम से कम उनके पास एक चीज़ तो हो, ये कहने को तो हो कि जनाब हमने तो बड़ी कोशिश की है, अपोजिशन लीडर को फ़ोन भी किया कि आज इस पे बात करते हैं, लेकिन अपोजिशन संजीदा नहीं है। अभी तो हुकूमत ये बात इतनी बात कहने की भी पोजीशन में नहीं है। ठीक है, चलिए जी, अब मुझे आप जल्दी से ये बता दें मैं कौन सी अकरबा परवरी हो रही है वहाँ पे भी अहम तैनातियों पे सुना है कि बड़े कोई आपस में अपने अपने लोग लगाए जा रहे हैं। देखिए समीना, आज जो स्टोरी है हमें वो हमारे वाकफा ने हाल ने दी है कराची से, सिंध से। सिंध में एक होता है जिसको कहते हैं सिंध रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा। ये बड़ा आपको पता है पुरकशिश ओहदा होता है, क्योंकि सारी जो वहाँ पे टैक्स इकट्ठा करना और ये वो पैसा वो सारा वहीं होता है। अब वहाँ पे मामला ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को एक शिकायत मसूल हुई और उसमें उन्होंने कहा कि जी चेयरमैन जो लगाए जा रहे हैं नए वासिफ अली मेमन साहब, वो उनको इस तरह से लगाया जा रहा है कि पिछले 3 दफ़ा ये इश्तहार आया। इसका एक दफ़ा ये आया था 2012 में, फिर आया 2014 में और अब 2021 में ये इश्तहार दिया गया है चेयरमैन के लिए। लेकिन ये इस दफ़ा इतना टेलर मेड इश्तहार दिया गया है कि मेमन साहब के अलावा कोई बंदा भी इसमें फिट ही नहीं हो सकता। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ये मेमन साहब हैं कौन? मेमन साहब हैं जनाब आसफ अली जरदारी साहब के मुबैना तौर पे ये फर्स्ट कज़न है, उनके खालाजाद भाई हैं। ये ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, कस्टम ग्रुप से इनका ताल्लुक़ रहा है। अब जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को ये हुई शिकायत मसूल, तो ट्रांसपेरेंसी ने इस पर इंक्वायरी की, सारा वो किया। अब उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध को एक इस पर लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि जी बादियो नज़र में शिकायत हमें दुरुस्त मालूम होती है और बिल्कुल ये इसी तरह से एक टेलर मेड इश्तहार लगता है, तो आप इस पे देखें कि सिर्फ इस वजह से उनको ना लगा दिया जाए, क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर ये मेलाफाइडी साबित हो जाएगी और ये साफ जाहिर हो जाएगा कि पुरकशिश ओहदों पे अपने खास बंदों को नवाजने के लिए इस तरह के काम किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। तो अपॉइंटमेंट से पहले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने क्वेश्चन कर दिया इसको। एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो ताजिकिस्तान के दौरे पर थे उनकी अहम मुलाकातें हुई, लेकिन वहाँ से उन्होंने कुछ अहम स्टेटमेंट्स जारी किए हैं और वो क्या अफगानिस्तान में करने जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान का किरदार होगा, इस हवाले से इस ब्रेक के बाद। जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, पाकिस्तान की जानिब से एक स्टेटमेंट बार बार हमें नज़र आया है, वो ये कि मखलूत हुकूमत हो, एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी चाहिए। और शाह महमूद कुरैशी साहब ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से भी ये बात कही गई। और अब जब वो दुशंबे में मौजूद थे, वहाँ पर मुख्तलिफ रहनुमाओं से उनकी मुलाकातें हुई, तो वहाँ पर भी उन्होंने इस बात का इजहार किया कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशंस के साथ होगी, वो ज़्यादा सबके लिए काबिल कबूल होगी और अफगानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो इसलिए उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए ये भी बताया कि जनाब वो तालिबान से इस हवाले से बातचीत का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें उज़्बेक भी शामिल हों, उनकी गवर्नमेंट में पश्तून भी शामिल हों, दीगर जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले। उनकी ये लॉजिक इस हद तक दुरुस्त है क्या? अफगानिस्तान में इस सिलसिले से पाकिस्तान का कोई दबाव या किसी किस्म की कोई सजेशन क्या कबूल की जाएगी या नहीं, और इससे क्या वाकई खित्ते को फ़ायदा होगा, इस पर बात करते हैं। लाली साहब, बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब इस बात पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? समीना माफ़ करिए, मैं तो बिल्कुल ही नहीं समझ रहा हूँ कि ये जो 7 मुल्क जो मिले हैं, क्या ये और वो ताजिक सदर वाहिद आदमी है जिनको ये काम दिया गया है कि आप जाके तालिबान से पूछें कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं। माने वो there's an English saying कि fools rush in where angels fear to tread। माने आप
क्या बनाएंगे तालिबान को कि ये तालिबान साइड अच्छा है या इनको, या ताजिक्स को ले लें, उज़्बेक्स, पहले तो आप कहेंगे ताजिक्स को रखें, उज़्बेक्स को रखें, इनको रखें, वो कहेंगे हमने रख लिया है हमारे गवर्नमेंट में फलाने ताजिक और फलाने उज़्बेक। फिर आप कहेंगे नहीं नहीं वो एक्चुअली वो काफ़ी नहीं है, आप किसी और को रखें। साथ साथ आप कहते हैं नो फेवरेट्स, साथ साथ आप कहते हैं दखल नहीं देंगे, साथ साथ आप कहते हैं कि किसी हम चीज़ उनके मामले में दखल देना ही नहीं चाहते, और साथ साथ आप उनको मशवरा दे रहे हैं इंक्लूसिव हो जाओ। ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इनको ज़रूरत क्या है कि काम पाकिस्तान में कम है? अच्छा। और अगर ये समझते हैं कि कोई कंट्रीब्यूशन ये कर सकते हैं तो मुझे बताएं कंट्रीब्यूशन कैसे करेंगे जब तक वो उनको ये नहीं कहेंगे ये नहीं मगर ये ठीक है। क्यों भाई, कुछ ना कुछ तो आपने ओपिनियन देना है, मगर आपका मसला नहीं है, इट्स नॉट योर इंटरनल अफेयर। तुम अगर भी आप जानते हैं, और मैं नहीं समझता आप ज्यादा जानते हैं, तो आप किसको पूछेंगे? अमेरिकनों को पूछेंगे ये काफी है आपके लिए, या क्या हिंदुस्तान को पूछेंगे ये ठीक है? आप फिर ये मामला नहीं उठाएंगे। तो देखिए मैं काम कर रहा हूं, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड। वो तो वैसे ही कहते हैं कि ये काबिल कबूल होगी वर्ल्ड के लिए। सॉरी समीना, एक मिनट ठीक है समीना, एक मिनट, लास्ट सेंटेंस। भाई ये चीन ने तो नहीं उठाया ना, चाइनीज तो नहीं कर रहे हैं, आप उज़्बेक्स नहीं कर रहे हैं, आप पे ये सदमा क्यों आ गया है? अच्छा लाली साहब, थोड़ा सा पता क्या, पहली बात ये है कि जिस तरह आपने कहा ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट का मुतालबा जो है ना, ये पाकिस्तान का या वजीर आजम इमरान खान साहब का तो है ही नहीं। असल में ये वेस्ट का मुतालबा है, ये मगरबी दुनिया जो है वो चाहती है, और पाकिस्तान को उन्होंने आगे लगाया हुआ है कि जनाब आप उनसे कहें कि ये करें, क्योंकि आपने उनकी बड़ी सपोर्ट की है, आपने उनके साथ ये किया है, तो आप उनको इस पे राज़ी करें। अब पाकिस्तान पे देखें, इस पे बड़ा इस वक्त दबाव है, और बाज़ इतलात के मुताबिक लाली साहब पाकिस्तान को धमकियाँ भी दी जा रही हैं, डराया धमकाया भी जा रहा है कि जी आप पे पाबंदियाँ लगा दी जाएंगी, ये कर दिया जाएगा, आप इस तरह के मामला तो होंगे। तो पाकिस्तान देखें बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पे काफ़ी दबाव है। बाकी रह गई बात तालिबान की, तो वो ये समझते हैं कि जनाब जब हमने अपनी मेहनत से अपनी कुर्बानियाँ दे के इतना कुछ किया है, और हमने इंक्लूसिव, वही आप वाली बात है कि हमने इंक्लूसिव बनाने के लिए ताजिक को भी शामिल कर लिया, हमने उज़्बेक को भी कर लिया, हम हज़ारस को भी शामिल कर रहे हैं। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि कुर्बानियाँ हम दें और बाकी सारी चीज़ें जो संभाल के, लिहाजा ये बड़ा एक ट्रिकी सा मामला है। मैं तो ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी इस मामले में बहुत ज़्यादा उन पे उस तरह से दबाव नहीं बनाना चाहिए कि वो पाकिस्तान को भी झंडी दिखा दे, क्योंकि आपको भी एक हद तक उनसे मामला रखना चाहिए। वहाँ जो भी, अब देखें पूरी दुनिया जो है, इस अफ़गानिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? अफ़गानिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है कि उनकी हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया जाए, क्योंकि अगर उनको तस्लीम किया जाएगा तो पूरी दुनिया से उन्हें को मदद मिलेगी। तो ये भी तो हो सकता है ना कि यही वो कोशिश कर रहे हैं कि सब दुनिया उन्हें इसी सूरत में तस्लीम कर लेगी, अगर वो भी दुनिया की कुछ चीज़ें जो हैं वो उनको मान लें, इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना लें, ताकि वो सबके लिए काबिल कबूल हो जाए। समीना, वो तो यही कह रहे हैं ना कि हमने तो इंक्लूसिव कर लिया, हमने तो उज़्बेक भी कर लिया, ताजिक भी कर लिया, हज़ारस को भी कर रहे हैं। अब मामला ये है कि ये कहीं ना कहीं तो मामला होगा। अब चीन जो है वो चीन उस मुतालबे में उस तरह से नहीं है। चलिए लास्ट मिनट में लाली साहब का कमेंट लीजिए। जी लाली साहब, सीधी सादी बात ये है कि जब ये मैं ये क्या कहेंगे उनको, जब ये कहेंगे कि उनको ये अभी कहना चाहिए देखो ये मुझे ये सदमा उन्होंने थोप दिया है, इसलिए कि आपकी और हमारी दोस्ती है, हम बड़े खुश हैं कि आपकी हमारी दोस्ती है, मगर हम इस दोस्ती को ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते कि आप पे हम प्रेशर लाएं। मैं सिर्फ आया हूं आपको बताने के लिए कि उनकी ख्वाहिश है कि इंक्लूसिव हो, जिसको आप इंक्लूसिव करना चाहते हैं आप मुझे बता दें, मैं उनको जाके कहूंगा कि आपसे बात हुई है एंड दिस इज योर दिस थिंग। और उसके बाद अगर उनके कोई व्यूज हैं, मैं तो उनको रेकमेंड करूंगा कि आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करें। इसलिए उन्होंने कहा है कि रिकग्निशन आपकी उस वक्त होगी जब एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो, तो वो उनका काम है। हम खुश हैं और हम पाकिस्तान आपको रिकग्नाइज करना चाहते हैं, मगर एक
एक फैसला ये था कि सब साथ करेंगे, मगर अगर उन लोग अनरीजनेबल हैं फिर भी हम करेंगे। देखिए, हो सकता है हिलाल साहब अंदर यही बात हुई हो, अब सब कुछ बाहर तो नहीं बताना होता। मौके पे सुनिए, इस मौके पे हम इसलिए पहुंचे हैं शमीना कि हमने इनको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज नहीं किया। जो मेरा बार बार मैं कह रहा था, रिकॉग्नाइज करो, ये गवर्नमेंट है उधर के, नहीं, प्रेशर ले लिया अपने आप पे, अब आप भुगते। हिलाली साहब, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान को एक ये तजवीज़ भी देनी चाहिए कि जिस तरह से आपको याद होगा जब तालिबान की हुकूमत बनी थी या ख़त्म हुई थी, उस वक्त जैसे पूरी दुनिया में एक इजलास हुआ था, वैसे यूनाइटेड नेशन जो है एक इनिशिएटिव ले और एक उसमें कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसमें तालिबान को भी इनवाइट किया जाए और उनको बताया जाए कि पूरी दुनिया के कि जनाब हम आपको ये चीज़ हम आपसे चाहते हैं, तैयार हैं, लेकिन उसके बदले हम ये चाहते हैं कि आप इसको इस तरह से करें, ये स्टेप्स करें, हम आपकी मदद करने को तैयार हैं। तो उसका शायद तालिबान भी ज्यादा बेहतर। लेकिन इमरान साहब, वहाँ पर जहाँ उन्होंने ये बात की है, वहाँ पे जाहिर है वो अकेला पाकिस्तान तो नहीं था, कितनी कंट्रीज थी, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये सबकी तरफ से एक कंसेंसस के साथ ही ये होगी ना चीज, जिस पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात जरूर होगी। लेकिन इन मुल्कों का वो असर नहीं है जब तक आप देखें अमेरिका, उसके एलाइज, वो सब बैठ के जिन्होंने पैसे देने हैं, ठीक है, पाकिस्तान उनकी उस तरह से मदद नहीं कर सकता। हाँ, पैसा तो हमारे पास नहीं, ये सातों मुल्क ये सातों मुल्क उनकी उस तरह से मदद नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या करवट लेता है, ये फिर किस तरह से सूरत हाल बेहतर होती है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं जो भी सूरत हाल हो वो सबके मफाद में हो। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।